हेलो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पेशवाओं का उदय। ठीक है, जो कि हमारा टॉपिक पहले से चल रहा था, पेशवाओं का उदय। दो पेशवाओं के बारे में मैं आपको बता चुकी थी। पहला जो पेशवा थे वो थे बालाजी विश्वनाथ, और उसके बाद आए थे बाजीराव। ठीक है, बाजीराव जिन्होंने कि मराठा साम्राज्य को व्यवस्थित किया था, सुदृढ़ किया था और बहुत ही मजबूत स्थिति में उन्होंने ला दिया था। जिस समय भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी, उस स्थिति का फायदा उठाया था बाजीराव ने, और फायदा उठाने के बाद जो है लगभग भारत के प्रत्येक क्षेत्र से चौथ और सरदेशमुखी वसूल करते थे मराठा बाजीराव के समय में। ठीक है, अब बाजीराव की मृत्यु हो गई थी 1740 में। जब बाजीराव की मृत्यु हो गई 1740 में, तो उसके बाद उनका योग्य पुत्र बालाजी बाजीराव, ठीक है, आप बोर्ड पर देख सकते हो, बालाजी बाजीराव जो है वो 1740 में पेशवा की राजगद्दी पर बैठे, या पेशवा का पद उनको प्राप्त हुआ था। साहू ने बालाजी बाजीराव को 1740 में पेशवा का पद दिया, जब उनकी आयु जो है मात्र 18 वर्ष थी। उनका जन्म हुआ था 1721 में। ठीक है, 1721 ईस्वी में जो है उनका जन्म हुआ था। मात्र 18 वर्ष की छोटी सी आयु में ही वो पेशवा के पद पर आसीन हुए थे। जब वो पेशवा के पद पर बैठे तो उस समय उनके सामने कुछ समस्याएं भी थी। ऐसा नहीं है कि बाजीराव ने जो है एक विशाल व्यवस्थित साम्राज्य उनको दिया था, लगभग पूरे भारत पर मराठों का प्रभाव था, लेकिन फिर भी जो है बालाजी बाजीराव के सामने भी बहुत सारी समस्याएं थी, और उन समस्याओं का समाधान करना उनके लिए जरूरी था। ठीक है, एक चीज़। दूसरा पॉइंट इसमें यह होगा कि बालाजी बाजीराव जो है वो अपने पिता के साथ ज़्यादा समय उन्होंने व्यतीत नहीं किया था, जिसका कारण उनका कुछ व्यक्तिगत कारण था कि बाजीराव जो है, बाजीराव मस्तानी जी के साथ रहते थे, तो इनसे बालाजी बाजीराव हमेशा नाराज ही रहे और वो उनसे अलग ही रहे थे। इसीलिए बाजीराव के किसी भी सैन्य अभियान में बालाजी बाजीराव कभी उनके साथ नहीं गए थे। तो यहाँ जो है एक इसकी वजह से बालाजी बाजीराव को जो है बहुत ज़्यादा जो है सेना का या सैन्य अभियानों का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने पिता की तरह योग्य ही थे। लेकिन यदि कंक्लूजन किया जाए, यदि मूल्यांकन निकाला जाए, यदि कह लीजिए कि लास्ट में हम कंक्लूजन निकालें दोनों पिता और पुत्र के बीच में, तो कहीं ना कहीं बालाजी बाजीराव जो हैं वो बाजीराव की तरह योग्य नहीं निकले। ठीक है, पहले हम इनके बारे में पढ़ेंगे, इनकी जितने भी उनके कार्य जो किए गए थे, इनकी जो मुख्य उपलब्धियां थी, उन उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम लास्ट में कंक्लूजन करेंगे। ठीक है, तो छोटी सी आयु ने 18 वर्ष की आयु में बालाजी बाजीराव राजगद्दी पर बैठे या पेशवा के पद पर बैठे। अब जब वो पेशवा का पद उनको मिला तो उन्होंने सबसे पहला जो कार्य किया था वो था मालवा और बुंदेलखंड पर अधिकार। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ मैप बनाऊंगी, मैप से आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। मैप के द्वारा जो है हम ज़्यादा अच्छे से क्लियर पॉइंट्स को समझ सकेंगे, और आई थिंक आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा इंडिया हुआ, यहाँ मराठाओं का साम्राज्य हुआ। ये मराठा जो है मराठाओं का साम्राज्य था, और यहाँ जो है दिल्ली और उसके आसपास का जो क्षेत्र था ये पूरी तरीके से जो है मुगलों के पास था। यूँ तो मुगलों की और भी बड़ी रियासत थी। ठीक है, गुजरात भी इन्होंने अपने प्रभाव में लगभग कर ही रखा था मराठाओं ने। दक्षिण में यहाँ निजाम का शासन था, निजाम। ठीक है, तो सबसे पहला जो था वो था मालवा और बुंदेलखंड पर अधिकार। ठीक है, मालवा और बुंदेलखंड यानी ये वाला क्षेत्र, ये एरिया पूरा का पूरा मालवा और बुंदेलखंड। ठीक है, तो मालवा और बुंदेलखंड पर जब हमने बाजीराव पढ़ा था, तो बाजीराव के समय में भी मालवा और बुंदेलखंड से मराठे चौथ और सरदेशमुखी वसूल करते थे। चौथ और सरदेशमुखी मराठों के द्वारा प्राप्त किए गए वो महत्वपूर्ण कर थे जो वो उन राज्यों से लेते थे जिन्हें वो या तो परास्त करते थे या फिर उनको सुरक्षा का आश्वासन देते थे। ठीक है, तो बदले में यदि वो राज्य परास्त हो जाए या उनके सामने जो है नतमस्तक हो जाए, तो उसके बाद जो है वो चौथ और सरदेशमुखी उन राज्यों से प्राप्त करते थे। यानी कि उस राज्य का राजा तो वही रहेगा जो है, लेकिन बदले में अपनी सुरक्षा के लिए वो मराठों को चौथ और सरदेशमुखी नाम के 2 कर देगा। चौथ मतलब 1/4 भाग, और सरदेशमुखी यानी 1/10वां भाग। तो ये जो है मराठों की आय का मुख्य स्रोत था, और ये लगभग जो है भारत के प्रत्येक क्षेत्र से वसूल करते थे। राजपूतों से भी लेते थे, अवध से भी लेते थे। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा जो एरिया है हमारा मालवा बुंदेलखंड,
इससे मराठे पहले से ही, ठीक है, यानी बाजीराव के समय से ही जो है यहाँ से चौथ और सरदेश मुखी वसूल करते थे। लेकिन बालाजी बाजीराव के समय में जो है मुगलों ने थोड़ा सा जो है स्थिति का फायदा उठाना चाहा था, इसीलिए जो है बालाजी बाजीराव ने मालवा और बुंदेलखंड पर पूरी तरीके से अपना अधिकार करने की कोशिश की। वो सिर्फ चौथ और सरदेश मुखी से संतुष्ट नहीं हुआ, बल्कि उसने मालवा और बुंदेलखंड पर अपना पूरा अधिकार करने की कोशिश की और उसमें सफलता भी प्राप्त की। यानी सैन्य अभियान किया और सैन्य अभियान करने के बाद उसको मराठा साम्राज्य में मिला लिया। पूरा का पूरा ये जो क्षेत्र था मालवा और बुंदेलखंड, इसको मराठा साम्राज्य में पूरी तरीके से समाहित कर लिया। यानी अब सिर्फ चौथ और सरदेश मुखी नहीं लिए जाएंगे, बल्कि ये पूरा का पूरा जो भाग है मराठा और बुंदेलखंड, ये पूरा मराठा साम्राज्य में समाहित कर लिया था बालाजी बाजीराव ने, ठीक है। तो ये इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, महत्वपूर्ण कार्य था। दूसरा, बालाजी बाजीराव का दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य था वो था पूर्व में मराठा का प्रभाव या पूर्व में मराठों के प्रभाव का विस्तार करना। पूर्व यानी कि बंगाल, ठीक है, पश्चिमी बंगाल, बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो है ये पूरी तरीके से जो है उस समय अलीवर्दी खां के अधिकार में थे। अलीवर्दी खां जो कि मुगलों का एक प्रमुख मंत्री ही था और समय और उचित परिस्थितियों का फायदा उठाकर उसने जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा को पूरी तरीके से स्वतंत्र कर लिया था। अब जब उसने ये क्षेत्र स्वतंत्र कर लिया था तो उसके बाद जो है मराठों ने सीधे, क्योंकि वो पूरी तरीके से बुंदेलखंड तक अपना अधिकार कर चुके थे, अब उन्हें यहाँ जो है उन्होंने धावे मारने शुरू कर दिए। यानी कि बंगाल तक उन्होंने धावे मारने शुरू कर दिए और अलीवर्दी खां को उनके सामने झुकना पड़ा और अलीवर्दी खां को मजबूर होकर वहां से चौथ और सरदेश मुखी देने पड़े, ठीक है। चौथ और सरदेश मुखी, ये जो दो कर हैं ये महत्वपूर्ण कर हैं जो मराठे लगभग पूरे भारत से वसूल करते थे। तो आप देख सकते हो कि मराठों ने जैसे ही मालवा और बुंदेलखंड को पूरी तरीके से अपने अधिकार में किया, उसके बाद उन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के प्रमुख अलीवर्दी खां पर भी जो है आक्रमण और धावे मारने शुरू कर दिए और उसका परिणाम ये हुआ कि पूरी तरीके से अलीवर्दी खां को उसके सामने झुकना पड़ा और चौथ और सरदेश मुखी देने के लिए मजबूर होना पड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मराठों का प्रभाव लगातार बढ़ता ही जा रहा था। अब नेक्स्ट जो आएगा हमारा बालाजी बाजीराव की जो दूसरी अन्य उपलब्धि आएगी वो आएगा निजाम के साथ युद्ध, ठीक है। निजाम के साथ युद्ध ये कोई नया नहीं था, यानी कि बाजीराव के समय में भी जो है निजाम के साथ संघर्ष हुआ था और निजाम इसमें परास्त हुए थे। निजाम यानी हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद और उसके निकटवर्ती राज्य के जो शासक था निजामुद्दीन, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन निजामुद्दीन जो था उसकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद जो है उसका पुत्र नया निजाम यानी शासक बना। अब जब वो शासक बना तो उसके बाद जो है दोनों के बीच में थोड़ी सी कटुता आनी शुरू हुई। उसका परिणाम ये हुआ कि चौथ और सरदेश मुखी देना जो है वो बंद हुए। जैसे ही बालाजी बाजीराव ने इस ओर देखा तो उसने तुरंत जो है निजाम पर दोबारा से धावे मारे और धावे मारने के बाद निजाम परास्त हुआ। 1757 में युद्ध हुआ दोनों के बीच में, और जब दोनों के बीच में युद्ध हुआ तो निजाम यहाँ परास्त हो गए थे। उसका परिणाम ये हुआ कि वापस निजाम शासकों को चौथ और सरदेश मुखी, ठीक है, चौथ और सरदेश मुखी जो है वो देने पड़े थे मराठों को। तो इस तरीके से जो है बालाजी बाजीराव की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी और शक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही थी, ठीक है। राजपूतों से भी उन्होंने जो है संधि करनी शुरू कर दी थी। राजपूत भी चौथ और सरदेश मुखी दे रहे थे। मुगल भी उनके सामने लगभग नतमस्तक ही थे। मुगल भी चौथ और सरदेश मुखी देने के लिए मजबूर थे, ठीक है। ये भाग उनके पास था ही। दक्षिण वो पहले से ही जो है दक्षिण से चौथ सरदेश मुखी वसूल कर ही रहे थे। बंगाल बचा था, उसको भी जो है बालाजी बाजीराव ने अपने अधिकार में ले लिया। गुजरात उनके प्रभाव में था ही, पहले से ही था, ठीक है। यहाँ तक जो है उन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। तो इस तरीके से जो है मराठों की शक्ति इतनी ज़्यादा वृद्धि हो चुकी थी। आप देख सकते हैं कि मराठे जो है लगभग पूरे भारत पर चौथ और सरदेश मुखी वसूल कर रहे थे बालाजी बाजीराव के समय में, ठीक है। तो इससे क्या बेनिफिट हो रहा था? इससे सबसे बड़ा बेनिफिट हो रहा था अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो रही थी। धन दौलत जो है वो मराठों के पास अथाह जमा हो रहा था, इसमें कोई शंका नहीं है। अब नेक्स्ट जो है बालाजी बाजीराव की नेक्स्ट उपलब्धि थी पंजाब और दिल्ली में हस्तक्षेप, ठीक है। ये बालाजी बाजीराव की बहुत बड़ी भूल मानी जाती है। आप ध्यान दीजिएगा, ये तो उपलब्धियां थी, ठीक है, जो किया वो बहुत अच्छा किया, मराठा साम्राज्य के लिए व्यवस्थित किया, अच्छा किया, सुदृढ़ता लाने के लिए अच्छा किया। लेकिन अब जो कार्य
बालाजी बाजीराव ने किया था पंजाब और दिल्ली में हस्तक्षेप, ये उसकी बहुत बड़ी भूल मानी जाती है। कैसे कि मुगल शासकों के साथ बाजीराव के समय में ही संधि हो चुकी थी और मुगल शासक जो है चौथ और सरदेशमुखी देने के लिए मजबूर थे, लेकिन बालाजी बाजीराव को और ज्यादा चाहिए था। जब और ज्यादा चाहिए था तो उन्होंने जो है दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली पर आक्रमण करने के बाद वहां जो है मुगल शासक को परास्त कर दिया। अब जब मुगल शासक परास्त हो गया तो चौथ और सरदेशमुखी देने के लिए वो बाध्य हो गया। ठीक है, नंबर 1 ये सिचुएशन क्रिएट हुई थी। दूसरी सिचुएशन जो क्रिएट हुई थी वो ये हुई थी कि पंजाब पर जो है अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली, ध्यान दीजिएगा आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में अब हम चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं कि अहमद शाह अब्दाली जो था वो नादिर शाह का उत्तराधिकारी था। नादिर शाह की मृत्यु के बाद उसने जो है भारत पर धावे बोलने शुरू कर दिए थे। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया और पंजाब क्षेत्र को विजित कर लिया। ठीक है, पश्चिमी पंजाब जो है उसने पूरे अपने अधिकार में कर लिया। ठीक है, पंजाब जब उसके अधिकार में आ गया तो उसके बाद वो दिल्ली को भी अधिकृत करना चाहता था, लेकिन मराठों ने जो है इसमें जबरदस्ती अपनी टांग अड़ाई, ये कह लीजिए। ठीक है, मराठे जबरदस्ती इस जो है युद्ध में वो फंसे, या कह लीजिए कि मराठे जो है इस राजनीति में उन्होंने जबरन जो है अपना प्रवेश प्रारंभ कर दिया, पंजाब और दिल्ली में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। मराठे यानी बालाजी बाजीराव ने जो है दिल्ली का जो शासक था, पहले तो आलमगीर द्वितीय के समय में संधि की, उसको चौथ और सरदेशमुखी देने के लिए बाध्य कर दिया था, और उसके बाद शाह आलम के समय में जो है शाह आलम का जो वजीर था सफदर जंग, उसने जो है शाह और शाह आलम दोनों ने मिलकर जो है मराठों के साथ संधि कर ली। क्योंकि संधि इसलिए की क्योंकि पंजाब अहमद शाह अब्दाली जीत चुका था, अब उनको भय था कि अब अहमद शाह अब्दाली सीधे दिल्ली पर आक्रमण करेगा। अब दिल्ली पर आक्रमण करेगा तो यानी कि मुगल शासकों के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो अहमद शाह अब्दाली जैसे तेज तर्रार योद्धा को रोक सकें, तो इसीलिए इन्होंने जो है मराठों के साथ संधि कर ली। मराठों के साथ संधि कर ली और संधि में चौथ और सरदेशमुखी तो उन्होंने दिया ही, प्लस उनकी अधीनता भी स्वीकार करते हुए जो है अपनी सुरक्षा का भार भी इनको दे दिया। ठीक है, नंबर 1। अब नंबर 2 जो है सिचुएशन क्या क्रिएट हुई थी कि मराठों ने जो है पंजाब जो कि अहमद शाह अब्दाली का था उसको विजित कर लिया। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली के पंजाब प्रांत को मराठों ने विजित कर लिया। अब जब उसने विजित कर लिया मराठों ने, यानी पंजाब पर मराठों का अधिकार स्थापित हो गया, तो अहमद शाह अब्दाली तो ऑफकोर्स नाराज होना ही था। वही हुआ, अहमद शाह अब्दाली क्रुद्ध हुआ, नाराज हुआ, क्योंकि उसके पंजाब प्रांत जो उसके हाथों से निकल चुके थे और उन पर अब मराठों का अधिकार था, तो इसीलिए उसने जो है वापस आक्रमण करने की योजना बनाई और उसने आक्रमण के लिए जो है पूरी तरीके से अपनी सेना आगे की ओर अग्रसित कर दी थी। ठीक है, 1759 में जो है उसका पंजाब पर आक्रमण हुआ था और मराठे जिनको पता था कि अब जो है अहमद शाह अब्दाली आक्रमण कर रहा है तो डायरेक्ट उन्हीं को ही लड़ना पड़ेगा, मराठों की सेना यानी कि बालाजी बाजीराव ने जो है अपने योग्य सेनापति या अपने योग्य जो है मंत्री सदाशिवराव भाऊ को एक बड़ी विशाल सेना लेकर भेजा और उसके साथ अपने पुत्र विश्वास राव को भी भेजा था। ठीक है, तो सदाशिवराव भाऊ के अंडर में एक बड़ी विशाल सेना भेजी गई अहमद शाह अब्दाली से लड़ने के लिए। इसके मराठों ने जो है कोशिश की कि किसी भी तरीके से जो है जितने भी भारत के और क्षेत्रीय राजा हैं उनसे उनको मदद मिले, लेकिन मदद कैसे मिलती, वो लगभग जो है भारत के अन्य राज्यों को खुद से नाराज कर चुके थे चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने की वजह से। यानी कि भारत के लगभग पूरे भारत से जो है मराठे चौथ और सरदेशमुखी वसूल कर रहे थे उस समय में। इस बात से जो है पंजाब क्षेत्र भी नाराज था, राजपूताना भी नाराज थे, सिख भी नाराज थे, बंगाल भी नाराज था, बुंदेलखंड वगैरह भी नाराज थे और निजाम भी नाराज था। ठीक है, मुगलों की मजबूरी थी संधि करना क्योंकि उनके पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वो अहमद शाह अब्दाली को रोक सकें। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई, ये जो परिस्थितियां बनी, उन परिस्थितियों के लिए कौन जिम्मेदार था? बालाजी बाजीराव कहीं ना कहीं जिम्मेदार थे। बालाजी बाजीराव एक योग्य और वीर योद्धा थे, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं जो है दूरदर्शिता का अभाव दिखता ही है कि जब अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण के लिए अपनी सेना आगे की ओर अग्रसर कर दी, तो जाहिर सी बात है कि बालाजी बाजीराव को भी अपनी सेनाएं भेजनी ही पड़ेंगी। उसने भी जो है सदाशिवराव भाऊ के अंडर में अपनी सेनाएं भेजी। दोनों के मध्य में युद्ध हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है।
पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, ठीक है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉर। ये बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है, 1 नंबर के लिए भी आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। किस किस के बीच हुआ था, कैसे हुआ था, कहाँ हुआ था और किस समय में हुआ था। तो अहमद शाह अब्दाली और मराठे, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठे दोनों के बीच में जो है पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। सदाशिवराव भाऊ ने बहुत कोशिश की कि युद्ध जो है वो विजय कर सके किसी भी कंडीशन में, लेकिन अहमद शाह अब्दाली के पास जो है हल्की तोपें थी। उसकी तोपों के कारण और उसकी जो है कुशल नेतृत्व के कारण और अपनी जो है पूरी जैसे कैसे प्रशिक्षित सेना की वजह से जो है उसने युद्ध जीत लिया 1761 का। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा, मराठे परास्त हुए। सदाशिवराव भाऊ और विश्वास राव दोनों ही इस युद्ध में मारे गए। बहुत सारी सेना यानी कि जो मुगलों की सेना थी उस सेना में जो है लगभग आधी से ज़्यादा सेना इसमें मारी जा चुकी थी। मराठों को बहुत गहरा आघात लगा इससे और इसमें मराठों की करारी पराजय हुई थी, ठीक है। तो ये युद्ध जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। इस युद्ध के बाद जो है जब मराठे परास्त हो गए तो इस बात को जो है बालाजी बाजीराव बर्दाश्त नहीं कर पाए थे, क्योंकि उनके योग्य पुत्र की भी मृत्यु इस युद्ध में हो चुकी थी। उसके बाद 1761 में ही उनकी भी मृत्यु हो गई थी बालाजी बाजीराव की, ठीक है। 1761 में उनकी मृत्यु हो गई और इसके साथ ही जो है कुछ समय के लिए मराठा साम्राज्य का जो सूरज था वो थोड़ा सा अस्त अवश्य हो गया था, ठीक है। ये था हमारा बालाजी बाजीराव की उपलब्धियां, बालाजी बाजीराव के कार्य और बालाजी बाजीराव के युद्ध, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए, कहा जाए तो हम पूरी तरीके से इनका मूल्यांकन जो हम कंक्लूजन जो हम करेंगे वो कंक्लूजन जो है कुछ प्रमुख पॉइंट्स के अंतर्गत किया जाएगा कि बालाजी बाजीराव जो हैं एक योग्य व्यक्ति तो थे ही, लेकिन इसके साथ ही उनमें थोड़ी सी जो है उनकी कमियां रही थी। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा वो आएगा मूल्यांकन, ठीक है, किसका, बालाजी बाजीराव का, ठीक है, बालाजी बाजीराव का मूल्यांकन। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आएगा वो आएगा वीर योद्धा। वीर योद्धा तो वो थे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतने सारे युद्ध जीते थे और कहीं वो परास्त नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी जो है उनमें थोड़ी सी कूटनीतिज्ञता की कमी थी। दूसरा पॉइंट हमारा आएगा इसमें कूटनीतिज्ञता की कमी और अदूरदर्शिता, ठीक है, कूटनीतिज्ञता की कमी और अदूरदर्शिता का अभाव, ठीक है। दूसरा जो है बालाजी बाजीराव के मूल्यांकन के अंतर्गत सेकंड पॉइंट जो इसमें आएगा वो आएगा कूटनीतिज्ञता की कमी और अदूरदर्शिता का अभाव। यानी कि अदूरदर्शिता वो जो है उनको सारी परिस्थितियां उनके सामने थी और सारी परिस्थितियां उनके सामने होने के बाद जो है उनको पता था कि यदि अहमद शाह पंजाब पर डायरेक्ट अधिकार किया जाएगा तो कौन नाराज होगा। यदि पंजाब पर अधिकार कर लिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि अहमद शाह अब्दाली नाराज हो जाएगा, जबकि मुगलों से युद्ध होना था अहमद शाह अब्दाली का, लेकिन जबरन जो है बालाजी बाजीराव यानी मराठों ने पंजाब में हस्तक्षेप किया और जो युद्ध मुगलों से होना चाहिए था वो युद्ध उन्हें करना पड़ा, ठीक है। यदि बालाजी बाजीराव पंजाब में हस्तक्षेप नहीं करते और दिल्ली की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करते ज़्यादा तो उनका अहमद शाह अब्दाली से संघर्ष नहीं होता, लेकिन ज़्यादा धन प्राप्त करने की इच्छा के कारण, अपनी शक्ति का ज़्यादा विस्तार करने की इच्छा के कारण जो है ये हुआ था। उन्होंने पंजाब और दिल्ली में हस्तक्षेप किया, उसका परिणाम हुआ अहमद शाह अब्दाली जैसे कट्टर जो है शासक या कह लीजिए कि वीर योद्धा से उनका संघर्ष हुआ जिसमें वो परास्त हुए और उनकी शक्ति चूर चूर हो गई थी, ठीक है। तो कूटनीतिज्ञता का अभाव था उनमें, अदूरदर्शिता, वो जो है दूरदृष्टि नहीं देख पाए, पूरी तरह से जो है आगे क्या होने वाला है इस चीज को वो नहीं देख पाए। ये कह लीजिए कि इस समय तक आते आते यानी 1761 तक आते आते जो है मराठों की शक्ति भी में इतनी वृद्धि हो चुकी थी कि बालाजी बाजीराव को ये आभास नहीं था कि उन्हें भी कोई चुनौती दे सकता है। तो ये थोड़ा सा जो है वो अदूरदर्शी रहे, इसमें कोई शंका नहीं है। तीसरा जो है इसमें एक और पॉइंट आएगा, कुशल प्रशासक तो वो थे ही, इसमें कोई शंका नहीं है। उन्होंने जो है पूरे मराठा साम्राज्य को बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्थित किया था, पूरे व्यवस्था में कोई कमी नहीं थी। वो एक अच्छे न्यायप्रिय जो है पेशवा थे और न्यायप्रिय पेशवा के साथ साथ जो है उनके किए गए कार्य भी काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये इनका मूल्यांकन हो गया कि एक कुछ कमियों की वजह से जो है मराठा साम्राज्य का पतन हुआ
कुछ समय के लिए। ऐसा नहीं है कि वो जो है लंबे टाइम के लिए मराठाओं का अस्तित्व ही खत्म हो गया था 1760 के बाद या 1761 के बाद। 1761 के बाद जो है मराठों का सूरज अस्त अवश्य हुआ था कुछ समय के लिए, लेकिन डूबा नहीं था। उसके बाद जो है शक्ति वापस जो है उसमें वृद्धि हुई थी और मराठों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। लेकिन क्योंकि हम सिर्फ पेशवाओं का उदय ही पढ़ रहे हैं, तो हम पेशवाओं के उदय के अंतर्गत जो है हम बालाजी बाजीराव तक पढ़ेंगे। तो ये थे हमारे 3 प्रमुख पेशवा, ठीक है, 3 प्रमुख पेशवा और उनका मूल्यांकन और उनके बारे में पूरा विवरण। यानी कि सबसे पहला था हमारा बालाजी विश्वनाथ, दूसरे रहे हमारे बाजीराव और तीसरे हैं हमारे बालाजी बाजीराव। ये 3 पेशवा थे। इन 3 पेशवाओं ने मराठाओं की शक्ति में बहुत वृद्धि की और उस वृद्धि का परिणाम ये हुआ कि मुस्लिम शासकों के समय में जो है भारत के हिंदू शासकों ने अपना नाम जो है वो उच्च कोटि तक पहुंचा दिया था। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आया हो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए, ओके, थैंक यू। अब हम नेक्स्ट टॉपिक